गुड मॉर्निंग ऑल। टुडेज क्लास इज़ ऑन CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इस क्लास को हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, आप लोगों को अपने भी इनपुट्स देने हैं। तो पहले एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को CHF के बारे में क्या पता है, ठीक है? तो बताओ आप लोगों को, मतलब CHF के बारे में कितना आइडिया है, क्या बताओ आप? Ma'am, any structural or functional defect in the cardiac physiology or morphology that will lead to the filling defect of the heart and ejection of the blood from the heart. वेरी गुड। ये तो आपने मतलब पूरी प्रॉपर डेफिनेशन ही बता दी है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ CHF। बट अगर हम बेसिक की बात करें, आपने कहा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट, तो इससे क्या मतलब है? Ma'am, any valvular defect to the heart, any any infection can lead to myocarditis, which will lead to the muscles of the heart inflamed or some problem with the muscles, so it will not pump the blood out of the heart. Like these problems can cause that physical. इसे तो काफ़ी पता है कि मतलब इसने सही बताया। और कुछ ऐड करोगे आप? इधर आ जाओ थोड़ा सा, इधर इस तरफ से, वो दिखते रहेंगे डॉक्टर सूजी। हाँ जी, आप लोग क्या ऐड करोगे इसमें? ये तो हमें पता चल गया कि हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट है, चाहे उसमें मतलब उसके सेप्टल डिफेक्ट्स हो जैसे ASD, BSD, कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है, या उसके फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटीज़ फॉर एग्जांपल किसी को सिवियर एनीमिया ही है या थायरोटॉक्सिकोसिस है, तो उसमें भी CHF हो सकता है पेशेंट को। तो एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट, है ना, जिसके कारण से पंपिंग ऑफ हार्ट, बेसिकली हार्ट का एक्शन क्या होता है? पंपिंग, है ना, वो पंप करेगा एंड इट विल सेंड ब्लड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। और इसकी हम पंपिंग को डिवाइड करते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल में। सिस्टोल इज़ व्हेन इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डायस्टोल इज़ व्हेन इट इज़ रिलैक्सिंग, है ना। तो डायस्टोल में जब वो रिलैक्स करता है तो ब्लड उसके अंदर आ रहा है ना। और ब्लड कहाँ से आ रहा है? एक तो वेना कैवा से ब्लड आ रहा है, जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो जाएगा RA में, RA से जाएगा RV में, और RV से फिर वो जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, वो चला जाएगा। दिस इज़ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और दूसरी तरफ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, वो LA में जाएगा, LV में जाएगा, और फिर पंप होके जाएगा वो एओर्टा में, है ना। तो डायस्टोल क्या कर रहा है? वो जब रिलैक्स होता है तो इट अलाउज ब्लड टू गेट फिल इन द हार्ट, और सिस्टोल में वो उसी ब्लड को पंप करके आगे लंग्स में और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको भेजता है। तो अगर हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो ये चीज़ हैम्पर होगी, ब्लड आगे नहीं जाएगा सिस्टोल के कारण, तो क्या होगा? लो BP होगा, कार्डियोजेनिक शॉक में आएगा पेशेंट, जो हम इमरजेंसी में देखते हैं कि CHF वाला पेशेंट है, चाहे वो उसको कोई ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस था कार्डियोमायोपैथी का या CAD का या वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ का, वो हमारे पास शॉक में आ रहा था। सबसे पहले चीज़ हमें यही पता चलती है कि उसका BP कम है, सैचुरेशन कम आ रही है उसकी। तो ये तो हो गया जब सिस्टोल काम नहीं कर रहा, और जब ब्लड अंदर आ ही नहीं रहा, डायस्टोलिक हार्ट फंक्शन भी हो रहा है साथ में, तो क्या होगा? बैक प्रेशर वाले सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि IVC भी ड्रेन नहीं कर पा रही, तो पीडल इडीमा मिलता है हमें पेशेंट्स में, और उधर से पल्मोनरी वेन्स भी नहीं ड्रेन कर पा रही, तो लंग्स में कंजेशन, वही पल्मोनरी इडीमा होगा, पेशेंट को कॉफ होगा, डिस्निक होगा पेशेंट, है ना, सैचुरेशन फॉल करेगी। Heart failure, it is also called congestive heart failure. It is a complex clinical syndrome which results from any structural or functional impairment. अब ये उन्होंने दिखा रखा है नॉर्मल वर्सेस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नॉर्मल की ये वेल्व्स दिखा रखी हैं, नॉर्मल वेंट्रिकुलर चेम्बर्स। अब यहाँ पे क्या है? थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर चेम्बर्स एंड स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड। तो फिलिंग कैपेसिटी भी कम हो रही है एंड ब्लड इजेक्शन भी उसका हैम्पर हो रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। दिस इज द स्लाइड फॉर द सिम्टम्स ऑफ CHF। क्या क्या सिम्टम्स हमें मिलते हैं आप बताओ? यूजुअली जैसे आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आया, क्या सिम्टम्स होंगे उसको? हाइपरटेंशन, अगर ऑलरेडी डायग्नोज केस है हाइपरटेंशन का तो रिस्क फैक्टर्स हो गए, हाइपरटेंशन, हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पर्टिकुलरली एथलेटिक्स
जो हार्ट होते हैं वो। हाँ, ये तो आप बात कर रहे हो रिस्क फैक्टर्स की, है ना। और पेशेंट अपने पास आ गया है इमरजेंसी में, तो उसमें क्या आपको सिम्टम्स या साइंस मिलेंगे। सिम्टम्स मतलब पेशेंट क्या आपको प्रॉब्लम बताएगा, और साइंस जो आप चेक करते हो पेशेंट में, वो हो गया। आप बताओ डॉक्टर सुजी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, हाँ। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, हाँ। स्वेटिंग स्वेटिंग, ठीक है। और एडिमा होगी, एंकल भी, पीडल एडिमा, हाँ। और कफिंग होगी। कफिंग हो सकती है पेशेंट को, अनईजीनेस हो सकती है ना। चेस्ट में हैवीनेस फील हो सकता है, ठीक है। और जो आप चेक करोगे वाइटल्स कैसे होते हैं पेशेंट के, SpO2 कम होगा, यूजुअली SpO2 इज लेस, हाँ। बीपी लो, है ना। पल्स, टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, ये सब चीज़ें हो सकती है ना। तो यही है इसके अंदर, आई थिंक कफिंग, टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, pulmonary edema because of excess fluid in the lungs, pumping action of the heart grows weaker, pleural effusion हो जाता है इसकी वजह से, and swelling of the abdomen, ascites भी हो सकता है पेशेंट को। तो दिस इज द डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें चेम्बर्स कैसे बिहेव करते हैं, दीज आर द स्टिफ एंड थिक चेम्बर्स। आपका मायोकार्डियम बता रहा है कि मायोकार्डियम की जो वॉल है वो थिक हो जाती है इसके अंदर, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच्ड एंड थिन चेम्बर्स एंड डायलेटेड हो जाते हैं चेम्बर्स, जो हम यूजुअली इको फाइंडिंग्स में देखते हैं। टाइप होते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हाँ, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर दो तरह के होते हैं आपको। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर जिसको हम रिड्यूस्ड हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, जहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, यूजुअली 40-50% से लेस चला जाता है। एंड अनदर इज़ हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। बट दोनों की ही मोर्टेलिटी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो ये बता रहा है ये आगे नेक्स्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट कैनॉट पंप और फिल प्रॉपरली, वही जो हम बता रहे हैं कि पंप भी नहीं करता, और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के कारण फिल भी नहीं हो पा रहा। एंड देयर इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स एंड इन द बॉडी। तो दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। Heart failure. It occurs when the heart is not capable of pumping enough blood. So it can damage heart, liver, lungs, kidneys and other organs. ठीक है ना। लिवर में क्या होता है, यूजुअली बैक प्रेशर के कारण क्या होगा, कंजेस्टिव हिपैटोमेगैली हो जाती है। हम देखते हैं ऐसे पेशेंट्स में OTPT भी राइज कर जाता है, बिलीरुबिन भी राइज कर जाता है पेशेंट का। विद ग्रेजुअली वो इट कम्स टू द नॉर्मल विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। और लंग्स में वही पल्मोनरी इडीमा होता है। किडनीज में अगेन किडनी के फंक्शंस पे हैम्पर करेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो ही प्रॉपर नहीं है। तो वो भी आपको जो आप देखते हो यूजुअली पेशेंट्स में, तो आपको उनका क्रिएटिनिन भी थोड़ा सा राइज मिल सकता है, यूरिन आउटपुट भी उसका पेशेंट का कम हो सकता है। This will add edema more also, हाँ। because aldosterone will increase, हाँ, and एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होता sodium है। and हाँ, water will return, हम्म, tension will हाँ, वेरी गुड। इसके अंदर बेसिकली रास हम इसको बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट फेलियर इंक्लूड्स द फॉलोइंग: reduced quality of life, cardiac cachexia, arrhythmias, cardio-renal disease, liver dysfunction, mural thrombus and risk of thromboembolism। क्योंकि हार्ट की पंपिंग ठीक नहीं हो रही है, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन, कोई भी एरिथमियाज हो रहे हैं, तो उसमें खतरा रहता है कि पेशेंट को स्ट्रोक होने का। एंड रिकरेंट थ्रोम्बस। अच्छा, दिस इज NYHA क्लासिफिकेशन 1 2 3 4। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। तो 1 to 4 इसकी जो सिवियरिटी है वो बढ़ती जाती है। मतलब सिंपल सा है, इसमें 1 में क्या होगा कि पेशेंट एट रेस्ट तो कंफर्टेबल होता है, बट थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करने पर, मोर देन रूटीन वाली एक्टिविटीज़ करने पर उसको डिस्निया या जो भी सिम्टम्स है CHF के, कोई भी चेस्ट पेन है, डिस्निया है, वो उसको फील होने लगता है, मतलब थोड़ी सी दूर चलने पे जैसे। बट रूटीन की एक्टिविटीज़ वो कर लेता है। NYHA 2 में क्या होगा कि उसको रूटीन की एक्टिविटीज़ में भी, घर के अंदर वाली एक्टिविटीज़ में भी उसको सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और 3 में क्या होता है, उसको लेस देन रूटीन की एक्टिविटीज़ में भी डिस्निया होता है। और 4 में इवन एट रेस्ट, मतलब वो कुछ भी काम नहीं कर पाता। तो इसको ऐसे याद करते हैं, मतलब 2 इज़
कि वो रूटीन की एक्टिविटीज़ रूटीन की एक्टिविटीज़ पे हो रहा है। 3 में लेस देन रूटीन एंड 4 में इवन एट रेस्ट। तो ये ठीक रहता है अगर हमें NYHA हार्ट फेलियर क्लासिफिकेशन अगर हम पेशेंट की हार्ट फेलियर में ऐड कर देते हैं तो उसमें क्या है, हमें प्रोग्नोस्टिकेट करना ईजी हो जाता है पेशेंट को, और फिर हम उसको फर्दर फॉलोअप पे भी हमें पता रहता है कि उसकी ये क्लासिफिकेशन में वो अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। अच्छा, ये वाली तो स्लाइड आपको उस पर अपने मोबाइल पे क्लियर दिख जाएगी। बेसिकली ये रास सिस्टम को ही दिखा रहा है कि इसमें आपका एल्डोस्टेरोन भी इंक्रीज़ हो रहा है, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, तो उसके कारण से इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, जिसके कारण से ये सारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है पेशेंट के अंदर। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है इसमें बेसिकली हम पेशेंट को फर्दर ABCD कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हार्ट फेलियर में। तो जहाँ पर गुड परफ्यूजन है, ऑब्वियसली गुड परफ्यूजन का मतलब है कि पेशेंट वार्म होगा, बट अगर उसका BP लो चला जा रहा है तो पुअर परफ्यूजन के कारण आप पेशेंट को टच करोगे तो ही विल बी कोल्ड, यहाँ पे पेशेंट कोल्ड होगा। तो ABCD हम पेशेंट को इस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि पेशेंट को कंजेशन कितना है और पेशेंट का परफ्यूजन कितना है, तो उस पर आपकी थेरेपी डिसाइड होती है कि क्या थेरेपी है। तो अगेन ABCD में भी क्या है कि सिवियरिटी बढ़ती जाएगी, COD वालों को फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है। उसके बाद ये कि आपको ये तो पता चल गया कि पेशेंट इज़ इन CHF, है ना। अब उसका आ गया नेक्स्ट पार्ट इज़ ट्रीटमेंट। आप इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट कैरी आउट करोगे, और जब आपने उसको पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर दिया तब आप क्या ट्रीटमेंट कैरी आउट करोगे, है ना। तो उसको अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप लोग बताओ कि क्या क्या करोगे। आप बोलो डॉक्टर प्रदीप। आपके पास इमरजेंसी में आ गया पेशेंट, अब आपको ये तो पता चल गया उसका BP कम है, सैचुरेशन कम आ रही है, पेशेंट कफ कर रहा है, अब आप कैसे स्टार्ट करोगे? आराम से जो भी आपके मन में आता है वो बताओ। पहले डिस्निया को कंट्रोल करें, हाँ। वगैरह या के द्वारा। हाँ, अगर पेशेंट ज़्यादा डिस्निक है, अगर आपको लग रहा है कि, तो आप सीधा उसको बाईपैप पे लोगे पेशेंट को। अगर बहुत ज़्यादा डिस्निक हो रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो रहा है पेशेंट को, आइदर आपको ऑक्सीजन लगानी है, अगर ऑक्सीजन से काम नहीं करना तो कर रहा तो स्ट्रेट अवे आपको बाईपैप लगाना है पेशेंट को। ठीक है, वेरी गुड। ऑक्सीजन प्रेशर देखो, ऑक्सीजन मिनिमम हमें 92% मेंटेन करनी है पेशेंट की। चाहे अब आप उसको 2 to 4 लीटर्स पर मिनट पे हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसको आपको देखना है कि कितनी रिक्वायरमेंट जा रही है, बट 92 तक हमें उसको मेंटेन करना है, मोर देन 92 सैचुरेशन रखनी है हमें। हाँ देखो, हाँ आपने बताया AC इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, बेसिकली ये वही हमारे रास सिस्टम को की जो एक्टिवेशन है, रास ब्लॉकेड है ये, है ना। तो इससे पहले मतलब एकदम से आपने जैसे बताया ऑक्सीजन इज मोर इम्पोर्टेंट, पहले आप उसका सैचुरेशन वगैरह मेंटेन करोगे पेशेंट का। AC इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स नो डाउट आपको स्टार्ट करनी है, बट बिफोर दैट, उससे पहले आप क्या करोगे? आप अपनी BP के लिए रेस्ट, हाँ, आपको पेशेंट को बेसिकली CHF वाले पेशेंट को डीकंजेस्ट करना है पेशेंट को। तो डीकंजेस्ट वो कैसे होगा? रास ब्लॉकेड उसका नेक्स्ट स्टेप है, पहले हमें डीकंजेस्ट करना है, फिर हमें रास ब्लॉकेड पे ध्यान देना है। तो डीकंजेस्ट हमें करना है, डायूरेटिक्स देनी है पेशेंट को, है ना। बट अगर उसका BP ऑलरेडी 80 आ रहा है, 70-80, तो हम उसको पहले आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स पे स्टार्ट करेंगे, है ना। आपको डोपामिन लगाना है या डोब्यूटामिन लगाना है पेशेंट को, आपको उसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट देना है। और अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो स्ट्रेट अवे हम डीकंजेस्टेंट पे स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट को। तो डीकंजेस्ट करना पेशेंट को, डायूरेटिक्स देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप उसको डीकंजेस्ट कर रहे हो, साथ में और क्या दे सकते हो? अगर आपको लग गया कि अब आपने लगा दिया उसको, डायूरेटिक्स दे दिया, तब भी उतना रिलीफ नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करोगे? चेस्ट पेन है उसको, आपको लग रहा है पल्मोनरी एडीमा में है पेशेंट, तो और सेकंड आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो? हाँ जी, नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। अपन IV नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को स्टार्ट करते हैं। CHF में बहुत अच्छा रोल है इसका, नाइट्रोग्लिसरीन का, है ना। अब आपको लग रहा है कि आपने ये सब ट्रीटमेंट, एटलीस्ट इतना ट्रीटमेंट आप इमरजेंसी में कर सकते हो, है ना। ऑक्सीजन लगा दिया या बाईपैप सपोर्ट दे दिया, पेशेंट को फोलीज लगा दिया,
फोली ज़रूरी है क्योंकि डिकंजेस्टेंट देते ही उसको यूरिन पास होगा, बट ही विल नॉट बी एबल टू मूव अराउंड, है ना, तो फोलीज लगाना भी ज़रूरी है पेशेंट को। अगर आपको लग रहा है कोई एस्पिरेशन के चांसेस हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, तो आपको डायल्स ट्यूब भी डालनी है ऐसे पेशेंट को। इंट्यूबेट, कई बार पेशेंट इतना ज़्यादा डिस्निक होता है ना, तो हमें पेशेंट को कई बार अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो रही है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें पेशेंट को इंट्यूबेट भी करना पड़ता है ना। ये सब कुछ इमरजेंसी वाला ही ट्रीटमेंट है। तो आई थिंक पहले हमें अपना एयरवे, ब्रीदिंग, इन सब को कंट्रोल करना है। फिर आपको या तो बीपी के लिए दवाइयाँ, आइनोट्रॉप्स और इधर डिकंजेस्टेंट, इतना ट्रीटमेंट आपको एक बार इमरजेंसी में कैरी आउट करके देन वी कैन शिफ्ट द पेशेंट टू आईसीयू, है ना। उसके बाद रोल आता है ये रास वाला, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी बेनिफिट है, तो आपको इमीडिएटली डे 1 पे इसको स्टार्ट करना है विद मिनिमम डोज। हम उसको कम डोज से स्टार्ट करके फिर उसकी हम डोज को एस्केलेट करते हैं, है ना। तो एसी इनिबिटर्स में हमारा जैसे हो गया ये लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, ये वाले हम ऐड करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हम पेशेंट को ऐड करते हैं इसके अंदर, है ना। तो आई थिंक ये वाली स्लाइड्स वही हैं। इसमें ऑक्सीजन है, CPAP है, आपने लगा दिया, IV फ्लूसीमाइड दे दिया पेशेंट को। फिर ये बता रहे हैं कि आप बीपी देखोगे, इफ़ इट इज़ लेस देन 90, है ना, तो आप डोपामीन वगैरह ऐड करोगे, डोब्यूटामीन ऐड करोगे। बट आपका बीपी इज़ बिटवीन 90 to 100 इफ़ लो कार्डियक आउटपुट सस्पेक्टेड बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन। बट आपको क्लिनिकली लग रहा है पेशेंट को कि उसका लो कार्डियक आउटपुट है, तो आप डोब्यूटामीन स्टार्ट कर सकते हो पेशेंट को। और यहाँ पे अगर आपका बीपी इज़ वेल मेंटेन तो IV, डायूरेटिक्स और नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। फिर आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। ये वाला स्लाइड बता रहा है आपका नेक्स्ट, जो आप रास ब्लॉकेट वाली जो हम बात कर रहे हैं उसमें AC इनिबिटर्स और जो हम ARBs ऐड करते हैं। अब जो रोल आ रहा है आर्नीज का, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइजेन इनिबिटर्स, कि जब हमें लगता है कि पेशेंट इज़ रेडी फॉर रास तो हम आर्नी इंट्रोड्यूस करते हैं। इन सब का मोर्टेलिटी बेनिफिट होता है। इसकी भी हम मिनिमम डोज से स्टार्ट करके जब पेशेंट डीकंजेस्ट हो जाता है तो फिर हम उसको फुल डोज पे ले आते हैं। और बीटा ब्लॉकर्स देना है आपको। अगेन टैकीकार्डिया है अगर आपको, स्टिल हार्ट रेट इज़ मोर देन 70 या मोर देन 90 तो हम इवाब्रेट देते हैं अगर हमें लगता है ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ तो वंस पेशेंट अगर डीकंजेस्ट हो जाता है, आपने बीटा ब्लॉकर्स दे दिया तो उसकी हार्ट रेट भी सेटल डाउन हो जाती है ऑटोमेटिकली पेशेंट की, ठीक है। और बाद में हम इसके डीकंजेस्टेंट को तो कम कर देते हैं डोज, और हम अपने आर्नीज और बीटा ब्लॉकर्स की डोज को धीरे धीरे फॉलो अपने पेशेंट के वो इंक्रीज़ कर देते हैं पेशेंट की डोज। तो ये है। अब आपके कोई डाउट्स हैं तो पूछो। स्लाइड इज़ डन। हाँ, ये देखो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो आपका सेम ही रहेगा। आपको बीटा ब्लॉकर्स देने हैं पेशेंट को, है ना। बट अगर ओबेसिटी में क्या है, कोमोर्बिड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को होती है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है। तो आई थिंक एक बार पेशेंट अगर आपका जब डीकंजेस्टेड हो जाता है, CHF पार्ट इज़ टेकन केयर ऑफ, तो आपको कोमोर्बिडिटीज़ पे वर्क करना है उसके, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, लाइफस्टाइल मेंटेनेंस वो बहुत ज़रूरी है। और इन पेशेंट्स ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उनको ये भी बताना है कि थेरेपी, स्टिक टू दी थेरेपी, है ना। एंड फॉलो अपने पेशेंट को विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट के अपने आप से ना 1-2 दवाइयाँ तो बंद ही कर देता है, उसको लगता है बस मैं ये 1-2 दवाइयाँ ले रहा हूँ बस वो ठीक है, इनफ है, या ऑल टुगेदर कई बार वो दवाइयाँ ही बंद कर देते हैं, फिर अगेन दे लैंड अप इन CHF। एंड ऑल्सो स्मोकर्स, स्मोकिंग ज़रूर उनको बतानी है कि वेरी हार्मफुल फॉर द हार्ट, तो वो क्विट करना है स्मोकिंग। और कुछ, और फॉलोअप में तो बाद में पेशेंट्स को 2-3 ड्रग्स ही रह जाती है, आर्नीज रह जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स रह जाते हैं, और इसमें फिर SGLT2 इनिबिटर्स का बहुत अच्छा रोल है। बाद में आप अपना ये डाइटोर, पेशेंट अगर स्टेबल जब हो जाता है बिल्कुल, तो हम फिर ये बेसिकली ये वाले डाइटोर्स वाली ड्रग्स नहीं डालते, वी शिफ्ट द पेशेंट टू SGLT2 इनिबिटर्स, तो वो भी सेम फंक्शन करता है और उसका कार्डियक बेनिफिट्स बहुत है। थैंक यू।